Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Karman Co-Education. So students, today we are going to start CBSE NCERT class 10th maths chapter number 3 exercise 3.2 introduction. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इससे पहले वीडियो में हमने 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था एंड यस हमने अभी 3.1 एक्सरसाइज नहीं पढ़ी, राइट। बट 3.1 एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन के बाद, 3.2 के इंट्रोडक्शन के बाद, और शायद हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर हमने 3.2 का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ लिया तो हमें 3.1 ऑटोमेटिकली आ जाएगी समझ में। बट ऑल्दो मैं आपको 3.1 के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बट उससे पहले आज हम 3.2 का इंट्रोडक्शन समझते हैं। एंड 3.2 के इंट्रोडक्शन में हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और बेसिकली ग्राफिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा था 3.1 में भी, जब मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताया था तो मैंने आपको ये बोला था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म में होती हैं। ये मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से, उसको डेरिवेशन करके, ठीक है, कि ये इस फॉर्म में कैसे आती है इवन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारी दो इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन होती है। a2x प्लस b2y प्लस c2 ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सो बच्चों, अगर आपने 3.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है सो पहले प्लीज़ आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो फिर ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। सो प्लीज़ आप पहले उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप वो पार्ट देख चुके हैं तो यस फिर हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, ठीक है। सो बच्चों, ये हमने दो इक्वेशंस पढ़ ली थी, ठीक है। अब साथ साथ इन इक्वेशंस में जो कंडीशंस अप्लाई करते हैं वो भी पढ़ी थी हमने, कि जिसमें a1, b1, c1 आर रियल नंबर्स एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ भी पढ़ लिया था ना हमने। सेम इन दिस केस, ठीक है, a2, b2, c2 आर रियल नंबर्स एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो ग्राफिकल सॉल्यूशंस में मैंने आपको केवल 3 कंडीशंस बताई थी। 3 कंडीशंस कौन कौन सी थी हमारी? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इक्वेशन है ये ग्राफिकल सॉल्यूशन में मुझे एक लाइन देगी विच इज़ L1। ये जो दूसरी इक्वेशन है ये भी मुझे एक लाइन देगी विच इज़ L2। अब ये लाइन क्यों देती है? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। चैप्टर का नाम देख लो, लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर का मतलब एक लाइन जिसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन में मुझे लाइन मिले। सो ये भी लाइन देगी, ये भी लाइन देगी। अब दो इक्वेशंस, और इनसे और इन शॉर्ट वी कैन से कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस में दो लाइंस को हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इन हाउ मैनी वेज वी कैन ड्रॉ 2 लाइन्स, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इन हाउ मैनी वेज वी कैन ड्रॉ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स को हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक केस था हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स, 2 लाइन्स मे बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, वो 2 लाइन्स क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को। सेकेंड केस हमने पढ़ा 2 लाइन्स मे बी पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग जिसको हम बोलते हैं, और पैरेलल, 2 लाइन्स मे बी पैरेलल, वो पैरेलल हो। तीसरा केस हमने क्या पढ़ा था बच्चों? 2 लाइन्स मस्ट बी कोइंसाइड, ठीक, दिस इज L1 एंड दिस इज सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं L2, ठीक। यहाँ पर भी ये जो 2 लाइन्स हमने ड्रॉ करी हैं L1, L2, यहाँ पर भी ये जो 2 लाइन्स ड्रॉ करी हैं, एक L1 है एक L2, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। तो ये हमने 3 केस पढ़े थे कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस में हमारे ये 3 केस आ सकते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन मुझे गिवन है,
इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और जब मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो या तो मुझे ये मिलेगा, या तो मुझे ये मिल सकता है, या मुझे ये मिल सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या अराइज होता है? पहली बात, द ओनली क्वेश्चन अराइजेस कि y एंड व्हाट, y एंड व्हाट, बेसिकली ये दो क्वेश्चन आते हैं। पहली बात कि ये जो तीन सॉल्यूशंस, ये जो तीन ग्राफिकल सॉल्यूशंस है, ये क्या है, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि किस इक्वेशन के क्या ग्राफ होने चाहिए, किसका क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट। दूसरा y ओनली दीज थ्री हैपन्स, और ये तीन में क्या क्या होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, क्या होता है, ईच एंड एवरी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इन दिस सेशन। ठीक है बच्चों, सो गेट्स रेडी, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में जो हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। अभी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईच एंड एवरी केसेस को, राइट। सब जल्दी से एक बार इसे क्विक नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, द कॉस्ट ऑफ 3 bats and 1 ball is rupees 1300 and the cost of 9 bats and 3 balls is rupees 3900. Find the cost of 1 bat and 1 ball. ठीक है, सो बच्चों ये मैंने एक सिंपल सा कोई भी जनरल क्वेश्चन ले लिया हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड। अब यहाँ पे मैंने दो क्वांटिटीज, हमारे पास दो अननोन्स होते हैं ना अक्सर वही, तो वो दो क्वांटिटीज मैंने बैट बॉल मान लिए। आप इसमें बैट बॉल की जगह कुछ भी मानो, पेन पेंसिल नोटबुक बुक और वॉट एवर, अगर हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो 2 kg ऑफ दिस, 3 kg ऑफ दिस, वट एवर बी द केसेस। ठीक है, तो एक जिस रैंडम केस मैंने ले लिया कि 3 बैट और 1 बॉल अगर मैं खरीदता हूँ तो मेरी कॉस्ट क्या होती है 1300 रुपीज़, और अगर मैंने 9 बैट्स और 3 बॉल्स खरीदे तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई 3900। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। मैंने जब आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बताया था, जब मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है, अगर हमारे पास केवल एक इंफॉर्मेशन होती है, तब हम 2 अननोन्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, 2 अननोन्स को निकालने के लिए मेरे पास 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। कैसी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है? 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पर हमें 2 इंफॉर्मेशन मिल गई, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन से मैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमने 9th में क्या बात करी थी कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। यहाँ पर मैंने इसीलिए 2 इंफॉर्मेशन ले ली। अब देखते हैं कि ये कौन सा केस होता है हमारा और इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, ये कितने नहीं। ठीक, और बेसिकली हम केवल ग्राफिकल सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बाद हमारे कुछ एल्जेब्रिकल मेथड्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम इन्हें सॉल्व करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखते हैं इसकी इक्वेशंस क्या बनती है। पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल्जेब्रिकली लीनियर इक्वेशंस में। सो बच्चों हमें क्या क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको x और y मान लो, या कोई भी अननोन, मैंने आपको बताया था x y कुछ भी नहीं होता, हम a b c d कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज y। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब केसेस बनाते हैं। पहला केस क्या है हमारा?
पहला केस क्या है बच्चों, एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, मैंने कितने बैट खरीदे थे, 3 बैट खरीदे, तो मेरे को कितनी कॉस्ट देनी पड़ी, 3x, एक बैट x, दूसरा बैट 2x, x प्लस एक्स, 3 बैट x प्लस एक्स प्लस एक्स, सिंपल। वरना सिंपल अगर है कि एक बैट x का है, 3 बैट x इंटू 3, 4 बैट होते हैं 4 इंटू एक्स, 5 होते 5 इंटू एक्स, सिंपल मल्टीप्लाई करो। एक बॉल की कॉस्ट y है, एक ही बॉल खरीदी है y इज इक्वल्स टू 1300। सबसे सिंपल इक्वेशन मैंने अभी ली है, इसमें हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इक्वेशन बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए। इक्वेशंस बहुत अच्छी भी हो सकती है हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एज वाले क्वेश्चंस की बात करें, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात करें हम, इसके अलावा मैन वुमेन वाले क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, तो जिसमें वर्क और टाइम होता है, तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, बट ये सबसे सिंपल है, ठीक है, क्योंकि अभी हम केवल समझ रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन, 9 बैट्स खरीदे और 3 बॉल्स, तो 9 बैट का मतलब 9x और 3 बॉल्स का मतलब 3y, कितना हो गया 3900। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड केस। ये फर्स्ट केस, ये हमारा सेकेंड केस, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इन दोनों के दो सॉल्यूशंस निकालें, क्योंकि ग्राफ पर ये हमें एक लाइन देती है, ये हमें एक लाइन देगी, और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है बच्चों। अगर 1 पॉइंट है, अब मेरे को बोलो यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, भाई किस डायरेक्शन में करूँ, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं हम 1 पॉइंट से, इनफाइनाइट लाइन्स जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। बट इफ़ वी नो 2 पॉइंट्स, अब आप मेरे को बोलो कि इन 2 पॉइंट्स से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, या इन 2 पॉइंट्स से लाइन ड्रॉ करो, कितनी हो सकती है भैया, एक ही तो होगी, ए से भी, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकती ना। इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, इन दोनों को यूज़ करते हुए कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1, ठीक। तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो वेस्ट ऑफ द टाइम होगा, हम टाइम वेस्ट क्यों करें बेफालतू में अपना, तो 2 पॉइंट्स निकालते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके 2 सॉल्यूशंस हमारे क्या होंगे देखते हैं, एक्स वाई। सॉल्यूशंस निकालने के लिए बेस्ट तरीका मैं आपको क्या बताता हूँ कि बच्चों एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो, ठीक। एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उन सॉल्यूशंस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, 1 2 3 4 जितने गिनवाऊंगा उतने कम है। बेस्ट फ़ायदा क्या होता है, एक तो कि बस ये ध्यान रखना कि 0 मानने के बाद फ्रैक्शन में ना मिल रहा हो, क्योंकि इक्वेशंस तो कुछ भी हो सकती है, तो कई बार 0 मान के x को 0 मानना तो y फ्रैक्शन में आ गया, या y को 0 मान के x अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो मत मानना, उसके अलावा 0 मान लेना। बता दूंगा उनके बेनिफिट्स भी, मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द, डोंट वरी। x को मैंने 0 माना, x को 0 मान लिया, ये टर्म 0 हो गई, y इक्वल्स टू 1300, सिंपल। मैंने y को 0 मान लिया, y को 0 मान लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने y को 0 माना तो क्या होगा, y को 0 मान के 3 नीचे आया डिवाइड में, 3 नीचे आएगा तो क्या ये 3 से कैंसिल होगा पूरा, 3 + 1 4 + 0 + 0 4, 4 3 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये नंबर 3 के टेबल में ही नहीं जाएगा। तो क्या मैं y को 0 मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन में मिल जाएगा। आप लोग तो अभी ग्राफ पे चलो फ्रैक्शन ड्रॉ कर दोगे, ग्राफ मेजरमेंट करके, मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, ठीक। सो मैं ऐसे नंबर मानूंगा जो मुझे इंटीजर थे, जो मुझे इंटीजर वैल्यूज़ थे, प्लस या माइनस में हो सकती है वैल्यूज़, बट इंटीजर वैल्यू हो केवल, ठीक। तो हम क्या मानते हैं, हम इसको मान लेते हैं कुछ, x को 100 मान लो, 200 मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। 200 मान लेते हैं चलो इसे, x को 200 मान के कितना होगा, 2 3 = 6, 600 इधर माइनस हुआ, 700 आ गया, ठीक है बच्चों। बन गई टेबल हमारी सिंपल सी। सेकंड की टेबल भी ऐसी बना लो, और फिर ये टेबल ज़रूर नोट कर लेना बस, बाकी तो ग्राफ हम बनाने वाले हैं इसका। इसमें देखो बच्चों, x को 0 मान लेते हैं हम, यस मान सकते हैं, y कितना आ जाएगा 0 मान के, ये नीचे 3 आएगा, 1300, 1300, इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। y को 0 माने तो अपॉन 9, अभी भी ये पूरा नहीं जाएगा, तो क्या करें,
इसको 100 मान लो, इसको 100 मान लो, x को 100, x को 100 मान के क्या होगा, x को 100 मान के क्या होगा, 100 इंटू 9, 100 इंटू 9, 900, 900 माइनस करें जब इसमें है 3000, और 3000 को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम, हमें मिल जाएगा 1000। ठीक है, ये काम तो कर सकते हैं ना हम, इतना तो 100 इसमें मानो, मल्टीप्लाई करो 900, 900 इधर गया माइनस हुआ, 3000 3 से डिवाइड हो गया, सिंपल। चलो ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये 2 इक्वेशंस थी। अब मैं ये इतना पार्ट सॉल्यूशन का इरेज कर रहा हूँ, जो मेरे काम की इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और बाकी मैं सारा इरेज कर रहा हूँ। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपने काम की चीज़ें लिख दी, दोनों इक्वेशन और दोनों उसके सोल्यूशंस। ठीक, यही सोल्यूशन निकाले थे हमने, मैंने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनता है एक्स और वाई का, ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सो ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब बच्चों यस मैं हाथ से बना रहा हूँ, सो लाइंस एक्यूरेट तो आएंगी नहीं, एग्जैक्ट तो ड्रॉ होगी नहीं सीधी। सो यू कैन जस्ट इमेजिन और थोड़ा समझ लेना कि स्ट्रेट है। आप जब ग्राफ पेपर पे स्केल से ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट आ जाएगी आपके लिए। यस, तो माइनस में तो मैंने वैल्यूज ली नहीं, माइनस में मैं लूँ नंबर ना लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये x का नेगेटिव होता है, ये y का नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, और ये x पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात तो हमने लास्ट ईयर ही पढ़ ली थी 3rd चैप्टर में 9th क्लास में। अब कितने कितने का गैप लूँ मैं यहाँ पे, मेरे को तो 1300 पॉइंट्स भी है, 1000 भी है, तो अगर मैं 100 का गैप लूँगा तब भी 1300 तक पहुँच जाएंगे। तो 100 का तो नहीं लेते हम, 200 का ले लेते हैं, उसमें भी क्या जा रहा है। ठीक है, गैप हम लेते हैं 200 का, तो ये 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। चलो ठीक है, बन गए पूरे। यहाँ पर एक मान लो सिंपल -200 का था। एक्स वाई के भी 1300 तक है, बल्कि एक्स के तो कम थे हमारे, वाई के 1300 तक हैं, वाई के भी हमें पहुँचाने पड़ेंगे। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे नहीं छोड़ना नहीं है, ऐसे 200, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ऐसे यहाँ पर भी पॉइंट लिखो -200, इसको भी एक पॉइंट मान लेना -200, जिसका कुछ काम ही नहीं है हमें। और यहाँ पर भी मानो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है बच्चों, चलो जी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0 और y 1300, x 0, यहाँ से ऊपर चलेंगे y 1300, इन दोनों के बीच में आएगा y 1300 कहीं, मान लो ये वाला पॉइंट है कहीं 0, 1300। ठीक, आपको ग्राफ पे एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। जब आप दो ग्राफ देखते हो तो उसके बीच में आपको कैसे लाइंस मिलती है, दो पॉइंट्स के बीच में हमारी टोटल 10 लाइंस होती है, 1 2 3 4, फिर 5 की थोड़ी बड़ी होती है, 6 7 8 9, फिर 10। इस तरीके से ग्राफ की लाइंस होती है ना हमारी। सो यू कैन सिंपली, ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो बीच वाला है। ठीक, ये तो हमें पता है, इतना तो ग्राफ तो हमने बनाया है ना बच्चों। x 200, y 700, x 200, y 700 कहाँ आएगा, 200 और 700 के बीच में कहीं, समवेयर 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 है, 200 के ऊपर और इधर 700। ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारा 200, 700। मिला दें इसे, चलो जी ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसे जा रही है ये लाइन। ठीक है, और आपको ये ऑब्लिक भी ड्रॉ नहीं करनी है, आपको तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यू शुड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, कर देता हूँ मैं आपके लिए।
ठीक है, इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ही ड्रॉ करनी है और इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे 3x प्लस वाई। कौन सी इक्वेशन है ये? 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1300। चलो जी, बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। पहली तो ड्रॉ कर दी, x0 y 1300 सेम पॉइंट है, x0 y, अच्छा ये इरेज हो गया, ठीक है, x0 y 1300 तो सेम पॉइंट है हमारा, x 100 y 1000, 100,000, तो ये पॉइंट मेरा इसके ऊपर ही आएगा एग्जैक्ट, ये वाला पॉइंट होगा मेरा 100 और 1000। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी कैसी लाइन ड्रॉ हुई? यही लाइन ड्रॉ हो रही है सेम, ठीक है। ये लाइन कौन सी है? 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3900। अब ये लाइन कैसी ड्रॉ हुई? ये लाइंस हमारी ड्रॉ हुई है, कौन सा केस बताया था मैंने? 3 केसेस बताए थे ना, तो ये केस एक था ऐसा या नहीं? यस था, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे इन लाइंस को? कोइंसिडेंट लाइंस। एक के ऊपर एक लाइन आ गई तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, लाइन तो आ गई। सॉल्यूशंस, हमें क्या बेसिकली क्या निकालना है? ग्राफिकल सॉल्यूशंस, ठीक है। हमें तो कॉस्ट से मतलब था ना, हमें तो कॉस्ट निकालनी है, एंड यूजिंग ग्राफ। चलो मैं इतना और लिख देता हूँ, यूजिंग ग्राफ, क्योंकि वैसे तो ये अलजेब्रिकली मेथड से भी निकलती हैं, बट फिलहाल उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो ग्राफ की बात कर रहे थे। तो ये ड्रॉ कर दिया हमने। जब एक ही लाइन हमारी सॉल्यूशन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स मेरे क्या होंगे? एक्स और वाई के सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन का मतलब पता है हमें? क्या हमें सॉल्यूशन का मतलब पता है? अगर हमारी कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और मैं अगर कहूँ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, दैट मीन्स x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x और y की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यही तो हम सॉल्यूशन से तो निकाल रहे हैं। ये x की वैल्यू मैंने कुछ पुट करी, जैसे कि 0, y की कितनी है? 1300। अब अगर x और y की मैं यही वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, x की 0, y की 1300, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? यस। x की मैं वैल्यू पुट करूँ 200, y की करूँ 700, क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? यस करेगी। सेम प्रोसीजर। और दो इक्वेशंस में अगर यही हमारी 2 इक्वेशंस है तो a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरी इक्वेशन ये है। अब कैसे, क्या मतलब है सोल्यूशन का? x और y की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, x और y की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ x y की वैल्यू मानी, इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रही है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, या इसको कर रही है इसको नहीं कर रही, तो वो सोल्यूशन नहीं होंगे। दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए x और y की वैल्यूज, तभी वो सॉल्यूशन कहलाती हैं। अब जब मैंने इन दोनों का ग्राफ बनाया तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिली, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आई, उसी के ऊपर आई, कोइंसिडेंट हुई, ठीक है, कोइंसिडेंट हुई वो। अब दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स मेरे सॉल्यूशन है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे मेरे सॉल्यूशंस हैं। कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इस लाइन पर? एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। वी ऑल नो अ लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। A line is what? Collection of infinite points. So क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि जब भी दो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इतनी बात तो हमने समझ ली कि अगर लाइंस ग्राफ में मेरी कोइंसिडेंट आई तो उस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। व्हाट, तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि जब कोइंसिडेंट लाइंस हुई तो क्या होगा? मैनी सॉल्यूशंस। जब कोइंसिडेंट लाइंस आई तो क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। व्हाट का आंसर मिला, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था वाई। अब वाई का क्या मतलब है कि कोइंसिडेंट क्यों हुई? वाई का क्या मतलब है? वाई दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोइंसिडेंट है?
इक्वेशन को देख के क्या मैं बता सकता हूँ कि कोइंसिडेंट है या नहीं? तो यस, हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो ध्यान से समझना बच्चों। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। इस इक्वेशन में हमने करा क्या? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। दो इंफॉर्मेशन तो गिवन है मुझे, बट क्या दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है? मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर हमें सॉल्व करनी है, हमारे पास दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे 9th क्लास में तो मुझे इक्वेशन एक मिलती थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक इंफॉर्मेशन है, दो अननोन है, लिख दो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही ग्राफ बनना है, उसको एक ही लाइन आ रही है। यहाँ पर तो दो इन्फॉर्मेशन दे दी थी उसने मेरे को, बट दो इन्फॉर्मेशन देने के साथ उसने करा क्या? क्या ये एक्चुअली में दो इन्फॉर्मेशन दी भी है, या हमें केवल फूल बना दिया उसने, बेवकूफ़ बना दिया दो इन्फॉर्मेशन के नाम पे? एक इन्फॉर्मेशन चेप दी। देखो क्या क्या हुआ, 3 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट। उसके बाद क्या कह रहा है वो, 9 बैट और 3 बॉल की कॉस्ट। भैया ये तो सिंपल है, इंटू 3 कर दिया, यहाँ भी इंटू 3 कर दिया, तो क्या कॉस्ट इंटू 4 होगी या इंटू 2 होगी? बार्गेनिंग तो चल नहीं रही यहाँ पे कोई, हम बार्गेनिंग तो करेंगे नहीं, सीधी सी बात। तो ये भी तो इंटू 3 ही होगी। तो अगर मुझे ये पता है मार्केट में जाके कि 1 किलो चीनी अगर 40 रुपये की है, तो 2 किलो 80 की, 3 किलो 120 की, मैं खुद बता दूंगा। मुझे क्या किसी से पूछने की ज़रूरत है दुकानदार से दोबारा? नहीं ना। तो यहाँ पर सिंपली दुकानदार ने या वॉट एवर इस क्वेश्चन ने मुझे क्या किया, एक तरह से कह सकते हो भैया फूल बना दिया। उसने दो इन्फॉर्मेशन के नाम पे मुझे केवल एक इन्फॉर्मेशन दी। तो ये दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मीन्स एक ही इन्फॉर्मेशन है। दो सेम इन्फॉर्मेशन का मतलब एक इन्फॉर्मेशन होना, और एक इन्फॉर्मेशन हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही देगा मुझे। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको हम इक्वेशन को देख के कैसे पता लगा सकते हैं, तो वो और समझ लो साथ साथ। जब भी हमारी इक्वेशंस की जो रेशो होती है, इक्वेशंस का जनरल फॉर्म हमने पढ़ लिया था, तो इक्वेशंस की जो रेशो होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके लिए क्योंकि वो ग्राफ है, अलग ही रहने दो से। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये क्या है हमारा, एक तरीके से कंपेयरिंग द रेशियोज। हमने x और y की जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी रेशियो निकाल के भी हम देख सकते हैं कि क्या इक्वेशन हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में है, कोइंसिडेंट लाइंस होगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी या क्या होगा। ठीक है, तो इन दिस केस x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट A1/A2, y का कोफिशिएंट अपॉन y का B1/B2, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंटम C1/C2। अगर तीनों इक्वल है रेशो, वो कुछ भी रेशो हो सकती है। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स दिया ना यहाँ पे मैंने, किसी क्वेश्चन में ट्वाइस भी हो सकता है, किसी में 1/2 टाइम्स भी हो सकता है, किसी में 10 टाइम्स भी हो सकता है, किसी में 0.1 टाइम भी हो सकता है, वट एवर। अगर ये हमारा एक कांस्टेंट के इक्वल है, किसी भी कांस्टेंट के, ठीक, तब हमारी हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट लाइंस आएगी और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। ठीक है, सो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने लिया एक सेकंड केस हमारा, ठीक है, ग्राफिकल इक्वेशंस को समझने के लिए, और रियल लाइफ एग्जांपल से ले रहे हैं हम। डायरेक्ट मैंने कोई इक्वेशन नहीं लिखी, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, रियल लाइफ का एग्जांपल है। कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 6 kg ऑरेंजेस, लेट्स सपोज 150 रुपीज़ की है। ठीक, वैसे इतने सस्ते आजकल कहीं आते नहीं है, बट मान लेते हैं फिलहाल, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन। एंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 3 kg ऑरेंजेस इज ₹80। ठीक, सो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ऑरेंज। दिस टाइम मैंने बैटर बॉल को ना लेके एप्पल्स और ऑरेंजेस ले लिए। अब कुछ भी दो क्वांटिटीज उठा के लिख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी उठा के लिख दो यहाँ पे। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, हमें निकालना तो वही है ना, जो हमें पहले क्वेश्चन में करना था, करना वही है हमें, सेम केस। चलो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, भैया जो चीज़ निकालनी है उसे क्या मानेंगे हम, x और y मान लेंगे ना बच्चों। तो 1 kg एप्पल ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज
इज इक्वल्स टू ₹y। ठीक बात। चलो जी, केस 1 क्या है, 4 किलो एप्पल खरीदे, 6 किलो ऑरेंज खरीदे। एप्पल x के हिसाब से है तो 4x, ऑरेंज y के हिसाब से है 6y इज इक्वल्स टू 150। ठीक है। चलो 2 किलो एप्पल और 3 किलो ऑरेंज, 2x 3y इक्वल्स टू 80। इन दोनों के सॉल्यूशंस निकाल दो। दो इक्वेशंस बन गई हमारी सिंपल। दोनों के सॉल्यूशंस बता दीजिए क्या क्या होंगे। सो बच्चों बताओ सॉल्यूशन। x को 0 मान ले एक बारी तो कितना होगा, 150/6 मीन्स 25। अरे वाह, चलो आ गया। y को 0 माना, शिट, अभी भी ये डिजिट ऐसी हो गई मेरी कि मेरे को फ्रैक्शन में देगी 150/4 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, फिर मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। ठीक, क्या माने, 15 मान लेते हैं y को। 15 मान के क्या होगा, 15 6 90, 15 6 90, 90 माइनस किया मुझे बच गया 60 और 60 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा पूरा। चलो तो अब ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, या फिर आप 150/4 लेके ग्राफ पे उसको प्लॉट कर दो बैठ के। ठीक, सो मैं यहाँ पे फिलहाल y को 15 मान लेता हूँ। तो कितना आया था, 90 माइनस किया 60 तो 15 ही आएगा ये मेरा। ठीक है बच्चों, करके दिखाऊं क्या हो जाएगा, देख लो चलो कि कैसे आया ये। 4x + 6 × 15, y की जगह मैंने 15 माना तो क्या होगा देख लो, 4x + 90, अभी 90 इधर गया ट्रांसपोज हो गया, 60, 150 माइनस 90, 60/4। ठीक, चलो जी सेकेंड इक्वेशन में लिखते हैं। इसमें x को 0 तो मान नहीं सकते, इसमें y को लेकिन 0 मान सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से y को 0 लिख सकता हूँ मैं, और y 0 होने के बाद x 40 हो गया मेरा। ठीक है, y 0 होने के बाद x मेरा 40 आ गया डायरेक्ट। अब क्या करें, अब क्या करें, x को 10 मान लो, क्योंकि 10 2 = 20, 20 माइनस करके 60 बचेगा तो मेरे को प्योर नंबर मिल जाएगा, इंटीजर एक। 10 मान लो x को, तो 10 2 = 20, 20 माइनस किया 60, 20 आ गया ये। ठीक है, ये दो हमने सॉल्यूशन निकाल दिए इसके। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। सो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस जो मेरे काम की थी उनके सॉल्यूशंस मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक, अब हम करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, सो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। आई होप इतना हमें पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसे। ठीक, अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। x0 y25। बच्चों x0 है, y25 का समवेयर इन बिटवीन ये आएगा पॉइंट मेरा। ठीक है, 20 30 के बीच वाला पॉइंट। x15 है, y15 है, 15 कहाँ जाएगा मेरा, 15 ये 15 ये। सो समवेयर मान के चलो कि ये कुछ इधर आएगा। ठीक, कहाँ आएगा ये, इधर आएगा। और इन दोनों लाइंस को जो मैं ड्रॉ करता हूँ, सो ये मुझे कहाँ मिलेंगी, ये मुझे मिलेगी कुछ इस जगह पर। नहीं, ऐसे ऐसे जाएगी लाइंस। ठीक है, चलो जी सेकंड देखते हैं। x का 40 था, y का 0 था। अच्छा इसके पॉइंट्स लिख देते हैं हम, 0 25 15 15। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन का पॉइंट था 0। चलो जी, x 40 y 0। अच्छा ये वाला पॉइंट आ गया 0 40, सॉरी 40 0। x 10 y 20, x का 10 y का 20 कहाँ आएगा, x 10 y 20 ये समथिंग जाएगा मेरा ऊपर थोड़ा सा, समवेयर हियर।
सो बच्चों ये 20 मेरा कुछ यहाँ पे जाएगा, 10 ये वाला पार्ट है, 10 मेरा यहाँ पे थोड़ा ये जाएगा मेरा इधर, तो देखो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आएगा मेरा कुछ 10 20, ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट को जब मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे जाएगी, तो लग रही है कुछ कुछ कैसी रेस लग रही है हमें, ये वाला पॉइंट प्लेस कर 10 20 एंड यस समवेयर पैरेलल लाइंस, ठीक, कैसी लाइन से ये दो पैरेलल लाइंस जो नेवर मीट, दे विल नेवर मीट ईच अदर, कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। तो ये हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन पे पैरेलल लाइंस मिल गई, चलो जी अच्छी बात है। इसका सॉल्यूशन कितने हैं? अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था एक्स और वाई की वो वैल्यूज, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। और उसका क्या मतलब है लाइंस के बीच में, कि दो लाइंस के बीच में जितने भी कॉमन पॉइंट है, इन दो लाइंस के बीच में जितने भी कॉमन पॉइंट है। पहला केस हमने देखा था लाइन के ऊपर लाइन थी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, मतलब हर एक पॉइंट कॉमन है, हर एक पॉइंट उनमें कॉमन है, ईच एंड एवरी पॉइंट, तो हर एक पॉइंट हमारा सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। इन दिस केस लाइंस ऐसे कितने पॉइंट्स इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों लाइंस में कितने पॉइंट्स कॉमन है बच्चों? 0, गोल गोल अंडा 0 पॉइंट्स कॉमन है। हैंस क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, हम क्या बोलेंगे इसे? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक। ये तो बात हुई ग्राफिकल तरीके से समझने की, कि भाई ये दो इक्वेशन हमने थी या कोई इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन बनाई, ड्रॉ करके देखा, पैरेलल आई तो समझ में आया कि नो सॉल्यूशन है। सो ये तो बच्चों बात थी कि हमने ग्राफ बना के चेक किया इक्वेशंस का कि वही नो पैरेलल लाइंस आई तो नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्या कोई डायरेक्ट तरीका भी था इसका? तो किसी भी इक्वेशन को ये चेक करने का कि पैरेलल लाइंस है या नहीं, वो नो सॉल्यूशन है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं? सो जस्ट सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? 4 किलो एप्पल और 6 किलो ऑरेंज का 150 रुपए की है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज, मैंने एप्पल्स के रेट को हाफ किया, सॉरी एप्पल्स की क्वांटिटी को हाफ किया, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या किया, एप्पल्स की क्वांटिटी को हाफ किया था, ऑरेंजेस की क्वांटिटी को भी हाफ किया, लेकिन जो कॉस्ट थी क्या वो हाफ है? वो हाफ से मैंने थोड़ा सा ज्यादा रखा, या हाफ से थोड़ा कम कर देते हैं, आप तो 70 बोल सकते थे, 60 बोल सकते थे, व्हाटएवर कुछ भी बोल देते हैं, ठीक। तब वो हमेशा हमारा नो सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन ही फॉल्स है। क्या कभी पॉसिबल है बच्चों कि अगर कोई बंदा बोले 2 किलो एप्पल और 3 किलो ऑरेंज तो 80 रुपए की है, लेकिन अगर आप 4 किलो और 6 किलो लोगे तो 150 रुपए दे दो। नॉर्मल केसेस में चलती है, इतना बार्गेनिंग होती है, इतना दुकानदार कम कर देता है कि चलो अगर 1 किलो सामान 80 का, 2 किलो की चलो 150 रुपए दे दो। बट यहाँ पर हम कुछ डेली रियल लाइफ से अटैच तो करते हैं क्वेश्चन को, बट बार्गेनिंग कुछ नहीं होती, ऐसे सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पर ये एग्जिट कितना होना चाहिए था? ये भी तो इसका हाफ होना चाहिए था ना, और दैट मींस ये इसका डबल होना चाहिए था। तो इसीलिए पैरेलल लाइंस के लिए हम क्या बोलते हैं रेशियोज, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2, then the condition is graphical representation parallel lines and no solution exists। अगर इक्वेशंस इस टाइप की है, x का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट जो a1/a2 होता है, y कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट इक्वल है, बट जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक। तो ये केस हमें समझ में आया कि पैरेलल क्या था। उस केस में हमने देखा था दो इंफॉर्मेशन थी, बट वो दोनों सेम इंफॉर्मेशन थी, दैट मींस, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि दो इंफॉर्मेशन है, पर दोनों इंफॉर्मेशन ही गलत है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से। ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है एक्चुअली, हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि
एक दूसरे से सेटिस्फाई होती ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 किलो 6 किलो 150 का हो तो 2 किलो 3 किलो 80 का हो। ठीक, मैथमेटिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमने बात करी हमारे सेकंड केसेस की, जिसमें लाइंस पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है बच्चों, बात करते हैं थर्ड टाइप की। ठीक है, थर्ड टाइप क्या हो सकता है? सो आइए इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर हम चलते हैं तीसरे केस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं तीसरे केस की। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा हमारा, बट पढ़ना क्या है कि उस ग्राफ में सॉल्यूशन कितने होते हैं और वो ग्राफ को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक, हम कौन सा केस पढ़ने वाले हैं? थर्ड केस, विच इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। हमने पैरेलल का केस पढ़ लिया, हमने कोइंसिडेंट पढ़ लिया। ठीक है, उनके रेशियोज भी देख लिया आपस में। तो इंटरसेक्टिंग में ऐसा क्या होता है कि उसका सॉल्यूशंस को कितने होते हैं एंड सो ऑन चीजें। सो इसके भी कोई क्वेश्चन हम बनाते हैं, रैंडम क्वेश्चन। तो लिखते हैं, पहले केस में हमने क्या लिया था बच्चों? बैट बॉल। दूसरे में हमने क्या लिया? फ्रूट्स, जस्ट लाइक एप्पल मैंगो ऑरेंज, जो भी दिए थे। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स ले लेते हैं, या नोटबुक और बुक ले लो, कुछ भी, दो क्वांटिटी, उससे क्वेश्चन बनाना है हमें। तो बस तो क्या लिखें? द कॉस्ट ऑफ 3 kg potatoes and 4 kg rice is rupees 280. Cost of 3 kg potatoes and 4 kg rice is rupees 280. ठीक है, एंड दूसरी इंफॉर्मेशन है द कॉस्ट ऑफ 5 kg potatoes and 1 kg rice is $240. ठीक है, फाइंड द तो हमें पता ही है, अब मैं लिखूं ना लिखूं क्या फर्क पड़ता। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो एंड 1 kg राइस। ठीक, अब मैंने क्या क्वेश्चन दिया? कॉस्ट ऑफ 3 kg पोटैटोस 4 kg राइस इज 280। चलो अच्छी बात है। 5 kg पोटैटोस 1 kg राइस इज 240। ओके, मान लेते हैं। तो हमें 1 किलो पोटैटो और 1 किलो राइस की कॉस्ट निकालनी है। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे, एक में तो भैया हर एक पॉइंट सोल्यूशन था, तो बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं हम उन क्वेश्चन से। दूसरे में कोई सोल्यूशन ही नहीं था। यहाँ पर मैंने कुछ भी डबल, कुछ भी हाफ, ट्रिपल कुछ किए ही, किसी को भी नहीं किया। चेक कर लो, ये 3 का ये 5 है, ना डबल है ना हाफ है, और रेशियो भी अगर 3.5 देखनी है इसको देख लो 4 और 1। यहाँ पे मैंने ऐसी भी रेशियो ले ली, नंबर भी मैंने उधर भी कोई डिफरेंट लिया है। ठीक, सो कोई रेशियो का मतलब नहीं है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्वांटिटीज ली है, नंबर्स जो थी। इक्वेशन बनानी आती है बच्चों, क्या मैं वो बेसिक चीजें लिखूं या डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं? आई थिंक मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ। आपको पता है क्या लिखना है? कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो को x मानना है, 1 kg राइस को y मानना है और सॉल्यूशन करना है। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक, 2 लाइंस हम लिख सकते हैं सेम क्वेश्चन से, क्योंकि अगर डिफरेंट टाइप का होता तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। 3 kg पोटैटोस मीन्स 3x, 4 kg राइस मीन्स 4y इज इक्वल्स टू 280। इतनी बात समझ में आ गई? इसके 2 सॉल्यूशन निकाल देते हैं। यहां पर क्या माने? x को 0 मान लो एक बार, तो कितना आ गया? x को 0 मान के 70, y को 0 मान के फिर मेरे को डेसिमल में मिल जाएगा 280/3, जो कि डिवाइड नहीं होता। मैं नंबर जो भी मैं लेता हूँ ऑब्वियसली वो कभी भी दोनों 0 मेरे को मिल जाएगी ऐसे ही। ठीक, कोई नहीं, हमें क्या करना, कोई दूसरा नंबर मानते हैं। क्या मानिए? तो क्या मानिए? 40 मान लिया x को 40 मानते हैं तो क्या हो जाता है? 4 3 12, 12 माइनस 16, 160, 40 मिल गया। अरे वाह, ठीक है, तो 40। चलो दूसरी इक्वेशन लिखो, 5 kg पोटैटोस 5x
1 kg rice, only one y, which is y 240. यहाँ पर निकालो सॉल्यूशंस। x y क्या आ जाएगा बच्चों? अब अगर मैंने x को 0 माना तो y 240 हो जाएगा। ये मेरे पास 40 70 है, तो मैं 10 का गैप लूंगा तो भी चलो y में 70 तक ही बनानी पड़ेगी, जो कि मैं बना दूंगा क्योंकि मेरे x नेगेटिव होते ही नहीं, y नेगेटिव रहेगी। तो अब 240 फिर मैं 10 के गैप में 240 तक कहां से बनाऊंगा? तो हम थोड़े से दूसरे नंबर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। हम चेंज करते हैं, हम क्या करें यहाँ पे, इसको 50 मान लेते हैं। इसको क्या मान ले? 50 मान लेते हैं। 50 मानने के बाद ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको 50 मान लूँ तो 250 इधर गया माइनस में -10। चलो कोई भी एक -10 हम लिख देंगे साथ साथ। इधर अगर मैं इसको 40 मानूं तो कितना हो जाएगा? ये 240 हो जाएगा, ये 40 पे 40 आ जाएगा सेम, ठीक। चलो जी स्टार्ट करते हैं बच्चों, अपना कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। So here is the Cartesian plane, जिसमें मुझे नेगेटिव x की तो जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, नेगेटिव y मेरा एक पॉइंट है केवल। तो ये x नेगेटिव होता है, ये x पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, ठीक। सो ये y नेगेटिव हो गया, ये बीच का पॉइंट ओरिजिन, और कितने का गैप ले? 10 का गैप ले लेते हैं, पहुंच जाएंगे 70 तो आराम से बना देंगे। 10 20 30 40 50 50 से ज्यादा है ही नहीं, x छोड़ देते हैं, इसमें छोड़ दो। लिखना है तो एक लिख देना -10 चाहे, इसमें भी -10 की जरूरत है मुझे बस। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 नंबर लिख दें। ये -10, ये -10, ये 10 इसके लिए है, और ये वाला 10 चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। ये 10 20 30 40 50, इधर 10 20 30 40 50 60 70। बात करते हैं पॉइंट्स की, तो 0 70, x 0 y 70 कहाँ जाएगा? ये वाला पॉइंट 0 70, x 40 y 40, x 40 ये y 40 ये कहाँ जाएगा बच्चों? इसको भी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये मुझे समवेयर कुछ यहाँ मिला करके दे रहा है पॉइंट, ठीक। चलो इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो मैंने केवल पॉइंट को देखने के लिए किया था, आपको ड्रॉ नहीं करना है इसे। ये आगे मेरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों को। ये ठीक ऐसे जाएगा कुछ, और अब मान लो ये हल्का सा ये ऐसे हो गया, तो फिलहाल ऐसे ही कुछ मान लेते हैं 40 ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, और आप तो कर सकते हो x 50 y -10, x 50 y -10, x का 50 ये है, y का -10 ये है। अच्छा जी नीचे जाएगा ये, तो ये बनेगा समवेयर इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट 50 -10, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया मुझे 50 -10 बच्चों, 50 और -10 40 हमारा यही पॉइंट है, तो यही जाएगा 40। इन दोनों को ज्वाइन कर दो आपस में, इन दोनों लाइंस को मिला दो, तो ये कैसे जाएगी? कुछ इस तरीके से।
सीधी भी नहीं है, ये तो कुछ टेढ़ी सी जानी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, अभी कुछ ऐसी ही जाएगी तो उसको समझना कि फिलहाल ये ऐसे सीधी जा रही है, इस तरीके से कुछ। चलो कुछ हद तक सही है। एक तो बच्चों हमें क्या क्या लिखना होता है इस ग्राफ पेपर के ऊपर, वो भी समझ लेना, क्योंकि बेसिकली अब ये तीसरा केस है हमारा, लास्ट केस है, तो सारी चीजें समझ लेते हैं एक साथ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था इक्वेशन भी लिखनी होती है हमें, 3x + 4y = 280। शायद सेटिंग में हमने नहीं लिखी थी, तो उसमें भी लिखेंगे हम, ऑब्वियस है। इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन है 5x + y = 240। पॉइंट्स मेंशन कर दिए हमने सारे, ये 0 70 ये दिस, ठीक है। इसके अलावा ग्राफ पेपर पे आपको आप लेफ्ट मोस्ट साइड पे या राइट मोस्ट साइड पे टॉप पर ये दोनों इक्वेशंस और उसके सॉल्यूशन जो भी हम यूज कर रहे हैं ग्राफ पर, वो दोनों लिखोगे। रैंडम सॉल्यूशन मत लिख के आना कोई भी, जो ग्राफ पर यूज हो रहे हैं सॉल्यूशन 0 70 40 40 ही यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए ये ही यूज कर रहे हैं, तो वही लिख के आना, ठीक। अब ये ग्राफ कैसा बना है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन हमें पता था, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बनाया है। तो ये एक तो हमारा ग्राफ हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलो एक बात तो समझ में आ गई। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए, पहले में इनफाइनाइट थे, दूसरे में थे ही 0 सॉल्यूशन थे। ये दोनों लाइंस कितने पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है, एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रही है। पहली लाइन हर एक पॉइंट पे कट कर रही थी, दूसरी ने एक ही पॉइंट पे कट नहीं किया, केवल और केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है। ध्यान से देख लो, ये दो लाइंस एक दूसरे को केवल और केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है, और वही पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दैट मींस इस केस में हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और सिंपल तरीके से बुक्स में यूनिक सॉल्यूशन लिखा होता है, हमें यूनिक वर्ड याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और लिख सकते हो, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, वन एंड ओनली वन, ठीक। ये वर्ड भी याद रखना थोड़ा, कहीं ना कहीं माइंड में होना चाहिए, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या है, जिस पॉइंट पर दोनों मिले हैं, दैट मींस 40। तो इस केस में मेरा आंसर आया भैया 1 किलो पोटैटो भी कितने के हो गए, 40 रुपए के, और 1 किलो राइस भी कितने के हो गए, 40 रुपए के। तो मेरा आंसर करेक्ट है। अभी भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, चेक कर लो। 3 किलो पोटैटो लिया मैंने, 40 रुपए के हिसाब से 3 किलो पोटैटो हुए 120 के, 4 किलो राइस 40 के हिसाब से हुए 160, 120 और 160 280 रुपए हो गए। सेटिस्फाई इक्वेशन। दूसरी देखते हैं, 5 किलो मैंने आलू लिए, 40 के हिसाब से 200 रुपए के आलू हो गए। 1 किलो चावल लिए, राइस 40 के थे, तो 240 240 सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। परफेक्ट। तो तीसरा केस था यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए। इसका रेशियो क्या है, इसमें हम कैसे रेशियो को देख के बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो बच्चों अब ये दो बिल्कुल डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, तो इस केस में जब दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है, when A1/A2 not equals to B1/B2। C और C1 C2 से तो मतलब ही नहीं है, वो तो कुछ भी हो, ये 280 और 240 तो रैंडम नंबर्स है, कुछ भी हो, ये दोनों रेशियो कभी इक्वल नहीं होनी चाहिए। और अगर ये दोनों रेशियो कभी भी इक्वल नहीं है, उस इक्वेशन के, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हमेशा हमेशा एक सॉल्यूशन होगा, जब A1/A2 A1/B2 के इक्वल नहीं होगा। तो क्या इतनी बात समझ में आई हमें बच्चों? हमने तीनों केसेस पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, और तीनों की हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी। तो सॉल्यूशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारा ये 3 केसेस थे, तीनों को हमने एक एक एग्जांपल से चेक किया, ठीक। अब बच्चों मैंने आपको क्या करवाया था, 3.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन एक बार हम चेक करें हमारी बुक में क्या क्या है। चलो मेरे पास एनसीईआरटी बुक रखी है यहाँ पर, एंड जस्ट चेक इट, द क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन तो एज से रिलेटेड है। अच्छा, कोच ऑफ क्रिकेट टीम दिस और कॉस्ट ऑफ दिस।
सो बच्चों जैसे कि मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है जो कि आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी पैटर्न पे बेस्ड है, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे और इसका जो सॉल्यूशंस है, इसकी जो इक्वेशंस बनी और जो भी इसके सॉल्यूशंस है वो आप हमसे शेयर करोगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ठीक, आप अगर चाहते हो तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएंगे आफ्टर द वीडियो। आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों स्क्रीन पर दिखेंगे, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई करोगे क्योंकि सेम पैटर्न पे है। मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स 3900। 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 के, फिर 1 बैट और 3 बॉल और खरीदी ₹1300 के। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। अभी हमने किया सेम ऐसे क्वेश्चन बैट बॉल वाला है, तो डिजिट ही तो डिफरेंट है, क्या फर्क पड़ना है। 2 kg एप्पल्स 1 kg ग्रेप्स 160 के हैं, 4 kg एप्पल्स 2 kg ग्रेप्स 300 के हैं, उसको रिप्रेजेंट करो। तो ये भी हम ऐसा पढ़ चुके हैं क्वेश्चन सेम। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन तो आप खुद करोगे। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन, यस फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, हम फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। और यस बच्चों एक और छोटी सी बात इसमें पढ़ लो, एक और छोटी सी बात इसमें पढ़ लो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा इरेज नहीं किया आपके लिए, केवल सॉल्यूशन इरेज करे थे जो कि हमने लिख लिए थे, ठीक है। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं ऑल्दो, बट एक बात और देख लेना बच्चों इसमें साथ साथ, क्योंकि अभी हम जब 3.2 पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन तो पूरा पढ़ लेते हैं ना, जरा जो छोड़ा है वो भी क्यों छोड़े। एक छोटा सा टॉपिक और, जो हमारे इक्वेशंस होती है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, इसको हम क्लासिफाई करते हैं 2 तरीकों से। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को क्लासिफाई करते हैं हम 2 तरीकों से। कैसे कैसे? या तो वो इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट, और या वो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। क्या होगी? या तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी। अब ये क्या है? कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, भूल जाना सब कुछ। बिल्कुल छोटी सी बात याद रखना है, बहुत छोटी सी। क्या कंसिस्टेंट का मतलब होगा हैविंग सॉल्यूशंस, हैविंग सॉल्यूशन, डू नॉट हैव सॉल्यूशंस। वो इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन होते हैं कंसिस्टेंट होगी, वो इक्वेशंस जिनमें सॉल्यूशन ही नहीं है इनकंसिस्टेंट होगी। दैट मीन्स कि हमारा जो नो सॉल्यूशन का केस था, जो नो सॉल्यूशन का केस था, वो इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट होती है, और जो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, और एंड लिखो वैसे एंड, क्योंकि दोनों ही है ना, ये भी हमारा कंसिस्टेंट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस, और जो हमने यूनिक सॉल्यूशन का केस पढ़ा है वो भी हमारा कंसिस्टेंट के अंदर आता है। तो इक्वेशंस अगर हमारी सॉल्यूशंस देती हैं, चाहे वो एक सॉल्यूशन दे चाहे वो मैनी सॉल्यूशन दे, तो वो कंसिस्टेंट के अंदर आती है इक्वेशंस। बट अगर उन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस है, तब वो इनकंसिस्टेंट होती है। आगे की बात समझ में? चलो ठीक है। तो हमने यहाँ पे बच्चों 3.2 का इंट्रोडक्शन भी पूरा पढ़ लिया, और साथ साथ आप कह सकते हो 3.1 के 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है एज वाला, वैसे तो हम आगे एज वाले क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ेंगे, बट यस अभी के लिए मैं आपको साथ साथ करा देता हूँ, हमारी एनसीईआरटी की कवर होती रहेगी टॉपिक्स के साथ साथ। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट करो और फिर हम पढ़ते हैं। यस थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 का। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आइए देखते हैं क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर को बोलता है
7 years ago। एगो का मतलब पहले, एगो का मतलब होता है पहले। लिख देता हूं मैं आपके लिए 7 साल पहले। I was 7 times as old as you were then। मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स का 7 गुना था। वट एवर तुम जितने भी साल की थी, अगर तुम 2 साल की थी तो मैं 14 का था, अगर तुम 10 साल की थी तो मैं 70 का था। 7 टाइम्स का स्टार्ट खत्म था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। और मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। अब से 3 साल बाद अगर तुम 15 साल की हो तो मैं 45 का हूँ, तुम 12 की हो तो मैं 36 का हूँ, so on and so on। समझ में आता है? 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 7। सिंपल। रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। इस इक्वेशन को मुझे अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ओनली रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक्चुअली 3.1 का था, सो हमसे सोल्यूशन तो वो पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि 3.2 में हमने सोल्यूशंस पढ़े हैं। हमने जो सोल्यूशंस पढ़े हैं वो एक्चुअली 3.2 के इंट्रोडक्शन का पार्ट था। ठीक, तो यहाँ पे हमें केवल रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे इक्वेशंस बना देंगे और यहाँ पे ग्राफ बना देंगे, काम खत्म। चलो जी, पहले इक्वेशन तो मिल जाए। इसकी इक्वेशन भी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बना रही है, बट गाइस सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन लिटरली सिंपल होते हैं, ठीक है, कुछ होता ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। सब कुछ तो गिवन दे देता है वो हमें, सब कुछ। आप क्या होगा सर, यहाँ पे तो मुझे नंबर ही नहीं दिख रहे। एक नंबर ये 3 दिख रहा है, एक नंबर मुझे 7 टाइम्स दिख रहा है। अगर मैं 7 को भी ऐसे लिख दिया मैंने, 7 टाइम्स दिख रहा है, और एक 3 दिख रहा है। इसके अलावा तो मुझे नंबर ही नहीं दिख रहे यहाँ पे। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब हम करने वाले हैं ना, क्या होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, समझने की बात है। तो देखते हैं, हमें रिप्रेजेंट करनी है इक्वेशन। हम बात करते हैं हमेशा और हमेशा प्रेजेंट एज की। किसकी बात करते हैं बच्चों? प्रेजेंट एज की। ठीक, तो लिखते हैं लेट द ऐसे नहीं, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज कितनी? x। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को मैंने x मान लिया, और उसकी डॉटर की, आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज y, एंड यस साथ में यूनिट यस। ठीक है, आफ्ताब की अभी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज का मतलब क्या होता है? बेसिकली वर्तमान, अभी x साल का है और उसकी डॉटर अभी y ईयर्स की है, ऐसा मैंने मान लिया। क्योंकि मुझे ये 2 ही क्वांटिटीज ऑब्वियसली चाहिए, निकालनी भी होती तब भी हमसे वो ये 2 चीजें ही पूछता है यूजुअली। ठीक, पहला केस देखते हैं कि पहला केस है कि 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या होता? मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, अगर अभी आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, मान लो अभी आप 15 साल के हो, तो 7 साल पहले आप कितनी एज की होगी? 7 साल पहले कितनी एज के थे, मतलब ठीक होगे तो फ्यूचर चला गया। 7 साल पहले कितने साल के थे? तो आपका आंसर क्या होगा? सर 15 साल का हो ना, 15 माइनस 7 8 साल के हो। हमने क्या किया बच्चों? हमने प्रेजेंट एज में से 7 माइनस किया। क्या किया? प्रेजेंट एज में से हमने 7 माइनस कर दिया, क्योंकि 7 साल पहले की एज निकालनी थी। वहीं अगर मुझे 4 साल पहले की निकालनी होती, मैं 4 माइनस करता। 10 साल पहले की निकालनी होती, मैं 10 माइनस करता। बट प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है? x, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y है। तो 7 साल पहले इन दोनों की एज कितनी थी? 7 साल पहले अगर हम बात करें तो आफ्ताब की एज थी, आफ्ताब एज x माइनस 7, सीधी सी बात है। और आफ्ताब की डॉटर की, आफ्ताब डॉटर एज y माइनस 7। ठीक, 7 साल पहले। अब मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लगाया, देख लो, प्रेजेंट केवल हमारा सबसे ऊपर जब प्रेजेंट मानी है। अब तो मैंने प्रेजेंट एज से 7 माइनस कर दिया, तो ये कौन सी एज निकली? 7 साल पहले की एज। डॉटर की में जो डॉटर की प्रेजेंट एज थी 7 माइनस कर दिए। जो भी एज है मुझे क्या मतलब, मुझे कैलकुलेट करनी आनी, और कैलकुलेट भी नहीं, मुझे केवल रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, ये आ गई।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, चलो इक्वेट तो करना ही है क्योंकि हमें इक्वेट की फॉर्मूला लिख देते हैं, बट एक्चुअली करना क्या है। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। ये आफ्ताब है अपनी बेटी की एज का 7 टाइम्स, ये उसकी डॉटर 7 टाइम्स छोटी है, इतना मान लो ये बड़ा है आफ्ताब, ऑब्वियस है उसकी डॉटर छोटी होगी, इट्स कॉमन। कितनी छोटी है 7 टाइम्स, तो क्या मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आफ्ताब की डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो भाई जो भी एज इसकी थी, इसकी एज 7 गुना कम थी ना, 7 से इंटू कर दिया, इक्वल हो गई, इक्वल कर दिया, ठीक है ना। इक्वेशन का क्या मतलब होता है, हमने बैलेंसिंग पढ़ी है ना इक्वेशन में, कि अगर जस्ट सपोज हमारे पास जो वेट बैलेंस होता है कुछ इस टाइप का होता है बच्चों। यहाँ पर मेरे पास लेट्स सपोज कि 2 kg वेट है और यहाँ पर 1 kg वेट है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इक्वल करने के लिए, या तो इसमें से 1 किलो निकाल दूं या इसमें 1 किलो ऐड कर दूं, ऐसे भी कुछ करते हैं ना। तो बस फिर वही कर रहे हैं हम यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हमने इसको 7 टाइम्स कर दिया, सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को, सॉल्व करना तो हमारे बाय आता अकेला 7y - 49। क्या इक्वेशन मिल गई मुझे, इक्वेशन मिल गई मुझे x - 7y + 42 = 0। x - 7y, ये 7y इधर आया माइनस में, 49 इधर आया, प्लस का हो गया -7 42। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गई, ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक। चलो दूसरी बनाते, दूसरी इक्वेशन में यहीं पे बना के दे रहा हूँ आपको इसके नीचे करना है वो पार्ट जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, यहाँ तक। ऑल्सो सेकेंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब आफ्टर मान लो या बाद में, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो बाद, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात, बाद में हिंदी में पश्चात बोल दो, बाद बोल दो, व्हाटएवर। तो लिखते हैं 3 साल बाद की एज, आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years एज क्या होगी बच्चों, आप अपनी बता दो। आफ्ताब्स एज एंड आफ्ताब्स डॉटर एज, कितनी एज होगी 3 साल बाद बच्चों, अभी 15 की होना, 3 साल बाद 15 + 3 18। क्या किया, प्रेजेंट एज में प्लस किया, यहाँ पे प्रेजेंट एज में माइनस किया था क्योंकि एगो निकालनी थी, आफ्टर निकालनी है, प्रेजेंट एज में प्लस कर दोगे, बस वही करेंगे। x + 3 y + 3 ईयर्स। ये ईयर्स हर जगह लिख देना, जहां भी एज लिखो, मैंने यहाँ भी लिख दिया है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ठीक। इसका क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 3 टाइम्स है, इक्वल तो अभी भी करी थी, बट अब कितनी है, अब कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 3 गुना का। अब केवल मुझे उसकी डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो इक्वल हो जाएगी वो। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स है, पढ़ लो 3 टाइम्स। पहले कितना था, 7 टाइम्स था, ठीक। तो 3 से इंटू कर दिया, x + 3 3y + 9, और इन दोनों को इधर ले जाओ, x - 3y - 6 = 0। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन बच्चों, ठीक। अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये अलजेब्रिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। जल्दी से आप इसको नोट करो बच्चों, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरे काम की जो 2 इंफॉर्मेशन थी, जो इक्वेशन मैम ने बनाई थी, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया ताकि मैं ग्राफ बना सकूं, ठीक। ये इक्वेशन निकाली थी ना हमने, तो सबसे पहले इनके 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे मुझे, तभी तो मैं इसको प्लॉट कर पाऊंगा। इसके भी 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। अब वैसे तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर भी हम कर लेते हैं, कोई ऊपर देखते हैं। बेस्ट वे टू सॉल्व दिस, पुट x 0 y 0, या तो वही मान लो या कुछ और मान लो, चॉइस इज योर्स, कुछ भी मान लो। हम फिलहाल 0 0 इस केस में नहीं मान रहे हैं,
क्योंकि देखो बच्चों ध्यान से, मानने को तो मान सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं मान सकते, बट नंबर देखो ना कैसे आएंगे। अगर मैंने x को 0 माना तो y मेरे को 6 मिल जाएगा, और मैंने इसको 0 माना तो मेरे को 42 मिलेगा। ये 42, अब 42 मैं कहाँ बनाऊंगा, एक 6 एक 42, मैं 10 का गैप दूंगा तो मुझे बिल्कुल बीच बीच में बनाने पड़ेंगे, और मल्टीपल तो मुझे मिलेंगे नहीं बीच में कोई। ठीक है, तो हम कुछ अलग से नंबर ले लेते हैं फिलहाल, जिससे कि मैं दोनों चीजें कर पाऊँ, या छोड़ो हम 0 ही मान के करते हैं। x 0 माना, ये कितना आ गया, 6 आ गया, और इसको 0 माना y को, तो ये कितना आ गया, -42। अब ये देखो बच्चों x का -42 आया है, तो फर्स्ट टाइम मुझे x नेगेटिव में मिला है कहीं, फर्स्ट टाइम हम नेगेटिव में बनाएंगे x। इधर भी देखो, एक बार मैंने x को 0 माना, एक बार y को 0 माना, छोड़ो कितना आ गया, इसको 0 मान के 2 -2 सॉरी, ठीक है, ये 6 इधर गया, प्लस 2 नीचे आ गया, इसको 0 माना, ये 6 हो गया। चलो ये करते हैं प्रूफ इसे, मतलब क्या प्रूफ नहीं करना, हमें ग्राफ बनाना है इसका। चलो चलिए ग्राफ बनाते हैं। x पॉजिटिव कितने हैं, 6 ही है, x नेगेटिव में मेरे पास -42 है, तो x पॉजिटिव थोड़े कम बनाते हैं, नेगेटिव ज्यादा बनाते हैं, समथिंग लाइक दियर। तो यहाँ बनेगा मेरा कुछ अच्छा वाला कार्टेशियन प्लेन, जिसमें फील आएगी कार्टेशियन प्लेन की। अभी तक बना तो रहे थे हम कार्टेशियन प्लेन, लिखा तो रहे थे उसे, बट फील नहीं आ रहा, फील होता है प्लस का से, जब अच्छा सा एक बड़ा सा प्लस मिले तो लगता है हाँ भाई ये कार्टेशियन प्लेन है। y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, और बड़ा कर दो इसे थोड़ा, x नेगेटिव। मैं गैप ले रहा हूँ बच्चों 5-5 का, ठीक है, बाद में मैं पॉइंट्स बीच बीच में प्लॉट कर दूंगा, 5 का गैप ले रहा हूँ। ये ओरिजिन है हमारा, हमें पता है 5, 10, 15 ना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और भी इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास अभी, 35 के आगे भी 40, 45, चलो जी पूरा स्पेस लिख लें x डैश, ठीक है जी, लिख दो 5, 10, यस माइनस के 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। जो जो सही से नहीं रख रहे हैं उसको दोबारा लिख देते हैं, 30, 25, 20, ठीक है। चलो इधर के देखते हैं नंबर्स क्या क्या आएंगे, 5, 10, 15, 20, इससे ज्यादा तो है ही नहीं शायद, बहुत है। इधर y के 6, 0, -2 नहीं है, -5, -10, इधर भी 5, 10, बहुत है। पहला पॉइंट है x 0, y 6, x का 0, y 6, 5 और 10 के बीच में आएगा। ग्राफ में हमारे पास कितनी लाइन्स होती है, 5 5 का, अगर हम क्या हैं, ये 5 है और ये 10, इसके बीच में 1, 2, 3, 4, फिर एक बड़ी, फिर 1, 2, 3, 4, तो आपको पता चल जाएगा भाई मेरी 5 के बाद ये वाली लाइन 6 है, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, इस तरीके से, ठीक है। मतलब 2 लाइन को 1 पॉइंट मानोगे आप क्या करने वाले हो, 2 लाइंस को 1 पॉइंट मान के चलोगे, हाफ हाफ मान के चलोगे, इस तरीके से। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे मानोगे, ये फिर एक बड़ी होगी 1, 2, 3, 4, फिर एक बड़ी होगी, इस तरीके से ग्राफ की लाइन्स होती है मेरी। ये मेरा 5 है, ये मेरा 10, तो ये पहली लाइन जो होगी ये 0.5 की होगी, दूसरी 6 की, तो ये वाला पॉइंट आपको 6 मिल जाएगा यहाँ, तो एग्जैक्ट मिलेगा। मैं कैसे बनाऊंगा, ऑब्वियस है, मैं तो मान लूंगा भैया ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 0, 6, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना। -42, 0, -42 मेरे को इधर मानना पड़ेगा, मान लो कि ये 42 का है, ठीक, मिला दें दोनों पॉइंट्स को, ये है -42, 0, ये है 0, 6, चलो जी
कहाँ जाएगी और पतली जाएगी तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो अब इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो फिर बस ये हो गई सीधी। लो चलो बन गई बच्चों, ये मेरी एक लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे अभी इस पे। पहले दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। क्या है, x0 y माइनस टू, 0 y माइनस टू, y माइनस टू मेरा समथिंग ये होगा माइनस टू, ठीक है। 0 माइनस टू, 6 0 x 6 y 0, इसके बीच में आना था। चलो x 6 y 0 ये वाला होगा। अंदाजे से मान रहे हैं तो हम 6 0, तो ये हमारा 6 0 हो गया और ये वाला पॉइंट मेरा 0 और -2, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो एक साथ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। कहाँ जाके मिलेंगी यार, गंगा पार जमुना पार, देखते हैं बच्चों कहाँ जाके मिलती है, पता नहीं। चलो जी बोर्ड खत्म हमारा था। सो बच्चे ऐसे जा रही है, ठीक है। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ और साथ में एक बात बोलूंगा आपको कि ये लाइंस पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक। दीज इक्वेशंस आर नॉट पैरेलल, जो हमें से डायरेक्ट पता चल रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/b2, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके तो मिलेगी। ये इक्वेशंस कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएगी। अब कहाँ मिलेगी वही क्वेश्चन है, तो उसका क्वेश्चन आप लोगों को सर्च करना है ग्राफ को बना के, ठीक। हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट सेशन में तो हम 3.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसके बाद हम अलजेब्रिकल मेथड्स पढ़ेंगे कि अलजेब्रिकल मेथड्स के थ्रू हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। या फिर आप ऐसा करना, जो ग्राफ बनाओ तो इन पॉइंट्स को 5 की जगह ना लिखे 10 का गैप ले लो। आप 10 का गैप लोगे तो शायद आपके ये पॉइंट्स मिल जाए, क्योंकि लाइंस के बीच में जो गैप है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा ना, वो कम हो जाएगा। तो यस, ये 20 के बाद भी हम आगे की नंबर्स देख पाएंगे। तो आप वो कर सकते हो कि गैप 5 ना लेके 10 का ले लो इसके एंड सॉल्व कर लो उसे। बट ग्राफ हमारा परफेक्ट है, इसी टाइप से कुछ ग्राफ आने वाला है। यहाँ पर इक्वेशंस लिख देना दोनों, x माइनस 7y प्लस 42 और ये वाली इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये ग्राफ पे दोनों चीजें ऐसे प्लॉट कर देना। लिखते हैं इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब वैसे यूनिक तो अभी हमें पढ़ाया नहीं किए, तो खाली इंटरसेक्टिंग लाइंस लिख देना, ठीक है। इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि अभी हम 3.1 के हिसाब से बना रहे हैं केवल, तो दो मेरे को इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। 3.1 में हमने यही पढ़ा था केवल 3 केसेस क्या है। और तो मैंने आपको बताया है 3.2 के इंट्रोडक्शन में कि सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है वन सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें हमें नहीं पता था, तो केवल इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस, ये दोनों चीजें यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। तो ये हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन 3.1 का। इसके साथ साथ हमने खत्म किया 3.2 का इंट्रोडक्शन की, राइट। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यस लाइक कीजिएगा बच्चों, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। और कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।